पानी वानी भी है? पानी वानी नहीं ठीक है। जब गला सूखने मत जाए। ठीक है, नहीं नहीं जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा आप जो पूछना है पूछना, ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। नहीं क्लियर नहीं, क्या होता है देखो, आप कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करोगे ना, हाँ। तो दूसरा आदमी कुछ देखेगा नहीं सामान्य तौर पे। हाँ, सिंपल चीजें नहीं है देखेंगे। ना? इसलिए मेरा कहना है कि बिल्कुल एकदम ऐसा हाँ, ये एकदम आराम दबकता से। हुआ, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। भिलाई की राजनीति में एक नाम राकेश पांडे। ये राकेश पांडे वो नाम है जो पिछले 1 महीने से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि वो लगातार 18 हो चाहे 13 हो, उनके नामों की चर्चा होती है, लेकिन टिकट नहीं मिल पाती है। चर्चा में ये भी है कि वो अपने संगठन के नेताओं से लड़ जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने लोगों के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि चर्चा में है तो चर्चा में होने से चर्चा करनी बनती है। और चूंकि हमारे साथ मौजूद राकेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए ज़्यादा धन्यवाद। और एक चीज़ और है इसमें कि आप लगातार घूम रहे हैं, वहाँ से टाइम निकाले जी, और उसके लिए भी धन्यवाद। क्यों घूम रहे हैं लगातार? अचानक से 23 सामने है, कोई तैयारी है? नहीं 23 के पहले 90 भी था। मैं तो सन 90 से घूम रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, राष्ट्रीयता का जो संदेश है, उसको लेकर के मैं पिछले 32-35 सालों से घूम रहा हूँ। तो अभी घूम रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अचानक से वैशाली नगर विधानसभा ही, भिलाई नगर भी तो है, पाटन भी तो है, दुर्ग शहर भी तो है, ग्रामीण भी तो है, वैशाली नगर पे फोकस। देखिए, वैशाली नगर विधानसभा का जब निर्माण हुआ, उस समय वह हमारे भिलाई क्षेत्र का ही हिस्सा था। भिलाई विधानसभा क्षेत्र और दुर्ग विधानसभा क्षेत्र दोनों को मिला करके वैशाली नगर विधानसभा बनाई गई। उस समय वैशाली नगर क्षेत्र श्रमिक क्षेत्र होता था। वहाँ पे समस्याएं बहुत हैं, आज भी समस्याएं बहुत मौजूद हैं। इसलिए उस क्षेत्र में जाना ज़्यादा होता है, क्योंकि समस्याओं के निराकरण के लिए, जनता के मांग पे, उनके लिए लड़ने के लिए उस क्षेत्र में जाना ज़्यादा होता है। क्या कुछ देख पा रहे हैं वहाँ पे? मतलब निगम ने काम किए हैं, विधायक जी भी तो हैं, विधायक आपके भाजपा से ही हैं, उन्होंने काम किया कि नहीं किया है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण क्षेत्र में आज भी बहुत सी समस्याएं हैं। और कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है, बीच में मैंने करीब 18 वार्डों का दौरा किया, और उसमें कुछ वार्डों में ऐसी स्थिति है, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 13, स्लम एरिया है। उस स्लम एरिया में कई बार तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम शहर में खड़े हैं, या हम गांव में खड़े हैं, या हम अति पिछड़े क्षेत्र में खड़े हैं। निस्संदेह बहुत पीड़ा होती है, और लगता है कि हाँ, इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए और ये काम होना चाहिए। तो लड़ाई बिल्कुल, मैं इसलिए जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो लड़ाई सिर्फ दुर्ग शहर में कि भिलाई में भी है? आप लोग भिलाई में प्रदर्शन तो दिखता नहीं बीजेपी का, दुर्ग शहर में उस दिन हल्ला बोल हो गया, सरोज जी खुद फ्रंट होकर लड़ी हैं, माहौल ज़बरदस्त था। भिलाई में आपको नहीं लगता कि आवश्यकता यहाँ भी है एक किसी नेता को लड़कर बातें रखने की? भिलाई में हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कार्यकर्ताओं के साथ हम सब खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे लड़ाई। लोग बोलते हैं कि सरेंडर वरेंडर जैसी स्थिति है, बीजेपी यहाँ पे एक तरह से निगम में नहीं एंट्री करना है, निगम में कोई प्रदर्शन नहीं करना है, ऐसा भी है क्या? देखिए, भिलाई नगर निगम, मैं एक बात बताना चाह रहा था, सन 2008 की बात। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 160 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का काम उस समय किया गया था। उस समय आज भी यदि मैं क्षेत्र में जाता हूँ, तो मुझे आज भी क्षेत्र में वही काम दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग दल से बहुत नज़दीकी से जुड़े हैं। और जब भी क्षेत्र में जाइए, आज भी काम वहीं के वहीं हैं, नए काम कहीं भी नहीं दिखाई देते। तो विकास की लड़ाई तो लड़ना हमारा काम है, लड़ेंगे बिल्कुल, मजबूती से लड़ेंगे। आप संगठन के नेता हो, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, लगातार कार्यकर्ता आपसे जुड़े रहते हैं,
मोबाइल नहीं रखते तो फिर कम्युनिकेशन कैसे करते हो? मतलब कैसे बातें होती, लोग आपसे कैसे बात करते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हो? ये गैप होता होगा? मोबाइल वाले सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, खुद नहीं रखते? मैं ईश्वर की दया से बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिसके कारण कि मेरा संपर्क जनता से बराबर होता रहता है। और मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं कि मैंने अभी कुछ दिनों से एक मोबाइल रखा है और बहुत जल्दी मैं उसका नंबर सभी को बताऊंगा। फेसबुक भी चला रहे हैं आजकल, गाने वाले डाल रहे, पुराने गाने चल रहे। मैं आपकी स्टोरीज देख पा रहा था, उसमें कुछ पुराने गाने बड़ी स्माइली वाली फ़ोटो के साथ में रखे थे। तो ये अचानक से आया कि कुछ प्लान था? देखिए, ज़िंदगी को जीना, हम लोग जो भी काम करते हैं किसी मकसद से करते हैं और उसमें ज़िंदगी को जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीते हम कैसे हैं वो हमारे ऊपर है। गानों से मुझे विशेष लगाव है और मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं जिनसे कोई संदेश निकलता है, वो गाने मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उसकी एक दो लाइनें में ज़रूर डालने का प्रयास करता हूँ। मन को सुकून देते हैं। कौन सा गाना फेवरेट है आपका? मतलब कौन सा अच्छा लगता है? कौन से सिंगर है? कोई एक गाना होगा जो आपको बहुत भा जाता होगा कि यही गाना गाना चाहिए, वो गाना कौन सा होता है? देखिए, मुझे जो ज़िंदगी शब्द है ये बहुत प्रेरित करता है और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सारी ज़िंदगी शब्द में समाहित है। लेकिन मेरा जो पसंदीदा गीत है, एक इम्तिहान फिल्म आई थी, मैंने बचपन में देखी थी अपने परिवार के साथ में। उसमें एक गीत है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। एक बार गा भी दो ना, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि राकेश पांडे एक नेता नहीं, सिंगर भी है, अच्छा गा लेते हैं। बाथरूम वाला सिंगर तो नहीं आप? बाथरूम में चुप अकेले गाते दिल तो गाता है, दिल तो गाता है। अब मैं तो समझता हूँ कि दुनिया के हर इंसान का दिल गाता है, हम गा ना पाएँ अलग बात है। और मैं तो ये मानता हूँ कि गीत गाना बहुत बड़ी पूजा है। आज चाहे बच्चे को लोरी सुनानी हो, ईश्वर की वंदना करनी हो या मंगल गीत गाना हो, इंसान के मन की भावनाएं गीत से निकलती हैं। तो इसलिए मुझे निसंदेह गानों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। एक बार गाना गा दो ना, दर्शक खुश हो जाएंगे हमारे जो देखने वाले, और आपके कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे कि भैया गाना गाते हैं। वैसे हालांकि आप गाना गाते हो, कई सार्वजनिक मंच पे आप गाए हो, कई कार्यक्रम में, घरेलू कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में। एक बार सुना दो, रुक जाना नहीं, इसी लाइन को। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी। कभी भी ये स्कूल टाइम से गा रहे हैं कि अचानक, मतलब? नहीं, मैं देखिए कभी ऐसा कल्चरल की एक्टिविटी में भाग लेते रहे होंगे? जी हाँ, हम लोग जो है डिबेट कंपटीशन है, जो स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें लगातार चूँकि मेरे पिताजी शिक्षक थे और हम लोग संस्कृति से के बहुत नज़दीक रहते थे और कल्चरल चीज़ों में तो इंटरेस्ट लेते थे, शुरू से बहुत इंटरेस्ट लेते थे जी। आप सरोज जी की बहुत वो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं लोग, मतलब बैकबोन है राकेश पांडे, सरोज पांडे के। तो ऐसी कौन कौन सी जिम्मेदारी जो होती है आप डायरेक्ट हैंडल करते हैं, जो डायरेक्ट उनका काम, मतलब एक तरह से क्या काम करते हैं उनके लिए? हालांकि भाई हैं आप, बड़े भाई हैं, तो एक बड़े भाई को छोटी बहन के लिए करना बनता है, लेकिन एक राजनीतिक वाली अगर दृष्टि से बात करें कि पॉलिटिकल चीज़ें, तो उसको आप कौन कौन सी चीज़ें हैंडल करते हैं? देखिए, सरोज जी स्वयं इतनी सक्षम हैं और मैं तो उन पर बहुत गर्व करता हूँ। गर्व मैं इसलिए करता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर भाई को ऐसी बहन मिले और वो आज उन्होंने देश के लिए, पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन दिया है। तो रह गया कि मैं उनको क्या सहयोग करता हूं, कि जैसा आपने कहा कि एक भाई के रूप में एक बहन के साथ जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम लोग राजनीतिक चर्चाएं आपस में करते हैं, हमेशा करते हैं, हर विषयों पे करते हैं। चर्चा हम जरूर करते हैं, लेकिन निष्कर्ष सरोज जी ही निकालती हैं हमेशा।
आप कभी ये नहीं पूछे चर्चा में कि मंत्री क्यों नहीं बन पा रही हो, केंद्रीय मंत्री? दो तीन तीन बार 2018 में जब वो राज्यसभा गई तब भी चर्चा थी, 19 में जब एक बार रिफॉर्मेशन हुआ तब भी चर्चा थी, 23-22 में भी चर्चा थी, 21-22 में। आप कभी पूछे नहीं कि यार मंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं अपन, क्या बात है? देखिए, सरोज जी को संगठन ने इतना सम्मान दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उनको जिला महामंत्री से लेकर के और राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, महापौर से लेकर के विधायक, सांसद और फिर राज्यसभा का सांसद। दल ने इतना सम्मान दिया और देश का महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दल ने जितना सम्मान दिया है उसके लिए तो जितनी भी कृतज्ञता दिल से करें कम है। संगठन बहुत सम्मान करता है और सरोज जी के समर्पण का सम्मान है, ये मैं मानता हूँ। एक कंट्रोवर्शियल सवाल लेना चाहेंगे। पिछले दिनों आपने सांसद विजय बघेल को टोका था, तो मतलब शायद वो भाषण देने के बाद आपने रिप्लाई दिया कि भाई आप कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराते हैं, कार्यकर्ताओं का मन आप हल्का कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। आखिर सांसद विजय बघेल ने क्या कहा था और आपने क्या कहा वो बता दो। हालांकि बातें अभी तक सामने नहीं है, वीडियो में आपकी बातें आई, लेकिन सांसद विजय बघेल ने क्या कहा था जो आपको दिल पे लग गई कि यार गलत बोल दिया बॉस आपने क्या कहा? देखिए, हमारे सांसद महोदय माननीय विजय बघेल जी हमारे क्षेत्र की जनता के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। उनकी सक्रियता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम लोग संगठन से लगातार, मेरे पास तो संगठन का ही दायित्व रहता है। मैं भी बहुत सालों से 3 दशक से ज़्यादा हो गए संगठन का ही काम करता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के मनोभाव को पहचानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी कार्यकर्ता करता है वह बहुत है। क्योंकि देखिए, हम लोग कार्यकर्ताओं को कोई किसी प्रकार का कोई मानदेय या किसी प्रकार का हम ऐसा सहयोग नहीं करते हैं। दल के प्रति निष्ठा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीयता की भावना से वो जुड़ता है। तो हमारा काम, विशेष करके बड़े नेताओं का ये काम है कि हमेशा उनको प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन स्वरूप, चाहे वह शब्दों का प्रोत्साहन हो, चाहे व्यवहार का प्रोत्साहन हो, सभी नेताओं के लिए यह बहुत आवश्यक है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान करिए, उसको कभी भी कटु वचन मत कहिए। यदि थोड़ा किया है तो उसको पीठ जरूर थपथपाइए, उससे उसका मन बढ़ जाता है और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उस दिन की बात मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने सक्रिय होने के लिए कुछ बातें कही। मेरा ये कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की बातें भी बच्चों को बुरी लग जाती हैं। पिता उनका बुरा नहीं चाहता, तो वरिष्ठ हमारे हैं, वो किसी कार्यकर्ता का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हम लोग भी ये ज़रूर कहते हैं कि ऐसा क्यों कहा। तो विषय सिर्फ इतना ही है, पारिवारिक भावना ही है, बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं दुर्ग के के.एस. चौहान जी, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की। उस विज्ञप्ति में 4 नेताओं के नाम थे, चंद्रिका चंद्राकर, उषा टावरी, वीरेंद्र साहू जी और एक नाम मैं भूल पा रहा हूँ, डाहरे जी। चारों की ओर से ये बयान जारी किया गया था कि सांसद विजय बघेल के खिलाफ में उन चारों का वक्तव्य था। ये क्या कोई प्रोजेक्टेड था क्या कि बयान जारी करना है सांसद के खिलाफ में? प्रेस विज्ञप्ति था बीजेपी की ओर से? जी नहीं, प्रेस विज्ञप्ति बीजेपी की तरफ से नहीं थी। ये बात हमारे संज्ञान में भी आई और किसी भी प्रकार से किसी ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है। देखिए, आप भी बहुत जागरूक मीडिया से हैं और सारी परिस्थितियों को समझते हैं। जब कभी भी कोई घटनाक्रम होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको प्रेस अपने हिसाब से लाता है, और लेकिन कोई अधिकृत विज्ञप्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी नहीं हुई थी। मीडिया प्रभारी जारी किए थे, व्हाट्सएप में आज भी है। मेरी मीडिया प्रभारी से भी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि मैंने कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की। स्क्रीनशॉट दिखा दूं तो? नहीं, स्क्रीनशॉट होगा, लेकिन जैसा उन्होंने कहा
ऐसा मैं आपको जी बता रहा हूँ। उनसे तलब हुई, मतलब उनसे पूछा गया है कि भाई क्या नहीं, बात है? मैंने उनको ज़रूर पूछा था कि कहीं कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ, तो उनका कहना था कि नहीं, बोले भाई साहब मेरी ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई और मेरे तरफ से कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की। संगठन को लेकर लोग एक बातें करते हैं, भिलाई को लेकर कि आपके लोग ही बात करते, बीजेपी के लोग ही बात करते, हो सकता है आपके दूसरा विरोधी खेमा है वो बोलते हैं कि आप लोगों ने संगठन को एक रबर स्टैम्प की तरह बना लिया, जिला अध्यक्ष अपने हिसाब से आप लोगों ने तय किया जो आपकी बातों को मान सके। एक नियुक्ति भी करना होता है तो आपसे पूछता है कि भैया कर रहा हूँ करके। इवन ये भी बताते कि जिला अध्यक्ष जब वो बने तब भी उनको नहीं मालूम था कि वो जिला अध्यक्ष बन गए हैं, वो शायद आपको कन्फर्मेशन किए कि भैया मैं ही हूँ ना करके, ऐसा कुछ है क्या? हमारे भिलाई ज़िले में माननीय वीरेंद्र साहू जी हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं और वह भिलाई स्टील प्लांट के एक कर्मी है। हमारे पार्टी के अंदर बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो। माननीय मनराखन लाल साहू जी हमारे जब सांसद का चुनाव लड़े, उस चुनाव में भी उन्होंने बहुत सक्रियता से भाग लिया था। लगातार वह दल में काम करते रहे और कहीं ऐसी उनकी क्षमता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। विचार विमर्श दल के अंदर करना, वरिष्ठों से बात करना, चाहे उसमें मैं हूँ या उसमें हमारे सांसद महोदय हों, चाहे उसमें हमारे आदरणीय विधायक महोदय हों, किसी से भी बात करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। सलाह करके एक निर्णय करना तो स्वस्थ परंपरा है, यदि उसका पालन वो करते भी होंगे तो कोई बुरी बात नहीं। पूछना चाहिए जरूरी, बिल्कुल आपस में बात करनी चाहिए और बात करके यदि आप निर्णय करते हैं तो ये संगठन का यही संदेश है कि आप सहमति बनाइए और आपस में बात करिए। वीरेंद्र साहू क्यों जिला अध्यक्ष बने? मतलब अचानक से एकदम सरप्राइजिंग नाम था कि वो शायद अगर 1 साल पहले 2 साल पहले की बात करें तो अगर कोई बड़ा नेता आता था तो उनके कार्यक्रम में स्वागत करने वालों में भी उनका नाम नहीं होता था पहले, अचानक से जिला अध्यक्ष। साहू समाज को साधना था कि कुछ और है? देखिए, साहू समाज हमारे छत्तीसगढ़ में और विशेष करके हमारे दुर्ग जिले में बहुत बड़ा समाज है, संगठित समाज है, सामाजिक संरचना बहुत मजबूत है। राजनीति में व्यक्ति के साथ में समाज और समाज को यदि महत्व दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि समाज को इस बात पे गौरव करना चाहिए, दल को भी गौरव करना चाहिए। माननीय वीरेंद्र साहू जी उस गौरव का प्रतीक है, उस समाज के वो सक्रिय व्यक्ति हैं और आज दल के साथ जुड़ कर के दल को मजबूत कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इसलिए जिला अध्यक्ष बने आज? जिला अध्यक्ष बड़े बहुत सौम्य, बहुत हमारे भिलाई स्टील प्लांट के वो कर्मी हैं, लगातार दल को समय देते हैं, पार्टी को समय देते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार की योग्यता की कोई कमी नहीं। बीच में खबरें आई थी कि वो इरिटेट हो रहे हैं कि भैया कहाँ जिला अध्यक्ष बना दिए, मैं काम धाम करने वाला आदमी हूँ, सरल काम करता हूँ, मैं तो ज़्यादा ताम झाम में रहता नहीं हूँ। ऐसी कुछ चर्चा तो नहीं थी कि मतलब कि भैया मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ बोले थे क्या? ऐसी खबरें आई थी, अंदर की खबर थी? नहीं, हम लोग हमारे सब पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की ताकत उनके साथ है और हमारी ताकत, जब दल की ताकत उनके साथ में है तो कभी इरिटेट होने वाली कहीं कोई बात। अब तो उतई में घर बना लिए, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा आता है, साहू भी हैं, दुर्ग ग्रामीण में घर भी है, तैयारी है मतलब 23 के लिए ग्रामीण से? नहीं, 23 के लिए तो उनके क्षेत्र में, उनके जिलाधिकार में हमारे यहाँ पर 2 पूर्ण विधानसभाएं हैं और तकरीबन 3 अपूर्ण विधानसभाएं आती हैं, आधी आती हैं, तो वो तो सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, सब जगह से तैयारी कर सकते हैं और उनको दल के अध्यक्ष हैं, उनको सब जगह तैयारी करनी है, करवा भी रहे हैं। लगातार अभी हमारे बूथ के कार्यक्रम चल रहे हैं, हर बूथ पे जाना, हमारे यहाँ पर समयदानियों का अभी कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सक्रियता है उनकी। एक सवाल, जब तैयारी की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो एक आप लोग के परिवार से 3 नाम आते हैं। एक खुद भी हो आप, वैशाली नगर की बात होती है, लास्ट टाइम भी आपने टिकट मांगी थी, नहीं मिली। चारुलता जी हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, वो भी टिकट मांगी थी, नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं के फ़ोन आने के बाद वो भी नाम वापस ले ली। सरोज पांडे जी हैं, आपकी छोटी बहन है, वो दुर्ग शहर से तैयारी करी, ऐसी चर्चा है। तो 3 नाम, 3 विधानसभा, एक परिवार, हाउ इट पॉसिबल, और किसको टिकट देनी चाहिए? देखिए, मैं आज ये इस बात को स्पष्ट करना, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। लोग कंफ्यूज हैं कि तैयारी कौन, टिकट चुनाव कौन लड़ेगा, तैयारी किसकी है, आप क्लियर कर दो। नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, महिलाओं को घर के काम के बाद समाज को समय देना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, चाहे उसमें किसी की बहन हो, चाहे वो किसी की पत्नी हो।
इसमें हम इस बात पे विभेद नहीं कर सकते कि बहन है तो आगे जाए और पत्नी है तो आगे न जाए। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होना बहुत अच्छी बात है। चारुलता जी मेरी पत्नी हैं, समाज के क्षेत्र में काम करती हैं, जागरूक महिला हैं और ये जागरूकता मैं तो ये कहता हूँ कि हर महिला को होना चाहिए। इसका मतलब उसके राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए, समाज के साथ में जुड़ना चाहिए। सरोज जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत प्रमुख पदों पर हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं कार्यकर्ता के रूप में लगातार लगा हूं, काम कर रहा हूं। इसका मतलब कतई नहीं है यदि मैं वैशाली नगर जाऊं, मैं भिलाई जाऊं, मैं दुर्ग जाऊं, मैं बेमेतरा जाऊं, तो ये तो पूरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका मतलब सिर्फ यही निकालना चाहिए, जिस दल ने इतना सम्मान, इतना मान, इतनी प्रतिष्ठा दी है, उस दल के लिए व्यक्ति के अलावा परिवार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि दल को मजबूत करे, समाज को मजबूत करे। सिर्फ इतना ही मतलब है। क्लियर है जी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? कोई कन्फ्यूज़न। अगर आपसे पूछा जाए सरोज जी को चुनाव लड़ना चाहिए कि चारुलता जी को चुनाव लड़ना चाहिए, आप किसके साइड जाएंगे? क्योंकि आप धर्म संकट तो होगा आपके सामने, एक तरफ बहन एक तरफ पत्नी। देखिए, ये जब चुनाव का निर्णय होता है तो ये तो दल करता है, पार्टी करती है। चूँकि परिवार के लोग हो, आपसे भी पूछा जाएगा कि भैया क्या करना है। नहीं, परिवार में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी दुविधा की परिस्थितियाँ आई थी या आएंगी। ऐसी कभी दुविधा नहीं हो सकती। तो दिन भर दौरा करने के बाद घर जाके भाभी बताते हो कि आज मैं ये किया, आज इसके खिलाफ बयान दिया, आज वहाँ देखा सड़क बहुत ख़राब है, कुछ बातें होती है? मतलब मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था। मैंने आज तक के जीवन में जी किसी भी नेता के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के खिलाफ मैंने कभी नहीं कहा। मैं आज ये चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने राजनीतिक जीवन में आज तक के कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी और चाहे हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कभी किसी पर न तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करी, ना आज तक मैं कभी किसी के लिए गलत बयानी करी और मैं इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ। हाँ, समाज के लिए ज़रूर कुछ करना चाहते हैं और जिस दल ने इतना दिया उसके लिए तो बिल्कुल जान समर्पित है। तो विपक्ष में हो ना, विपक्ष में तो रह के बोलना पड़ेगा, विरोधी बोलना पड़ेगा। देखिए, वास्तविकता बोलेंगे, व्यक्तिगत चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। वास्तविक चीज़ें जहाँ पर हैं, अब जैसे जब मैं वार्डों के दौरे कर रहा हूँ और वार्डों की दुर्दशा देख रहा हूँ, तो जब उस दुर्दशा देख रहे हैं तो वो तो ज़रूर कहना है कि भाई गलत है और ये गलत का हल निकलना चाहिए। जिम्मेदार जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनको हल निकालना है, चाहे वार्ड के पार्षद हो, चाहे विधायक, जब मेयर हो। जी हाँ, मैं पार्षदों की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्षदों तो आज जितने भी पार्षद चुन के आए हैं बहुत परेशान हैं। परेशान इस बात को लेकर के हैं कि विकास की राशि नहीं है, विकास के काम लंबित हैं। सुनने को मिलता है सरकार के पास पैसे नहीं हैं। आज पूरा छत्तीसगढ़ जो है वह कर्जे में दब चुका है। आज हर व्यक्ति, हमारा छत्तीसगढ़ का एक एक नागरिक कर्जों से दब गया है। तो हमारा पार्षद भी परेशान है। तो निस्संदेह हम लोगों को विकास की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ख़त्म करते हैं। काफ़ी बातें हो गई, चूँकि शायद आप इससे पहले आपने कभी इतना खुलकर किसी से बात नहीं की और किसी ने खुलकर सवाल भी नहीं किया होगा शायद। नहीं, मैंने तो कभी आज तक के, आज पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं। हम यशवंत जी से बात हो रही है और आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ये अच्छी बात ये कि सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जी हाँ, बहुत सारी अफवाहें थी, बहुत सारी ह्यूमर थी कि यार ये चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, ऐसा नहीं है। एक चर्चा और है, मैं बहुत पर्सनल हो रहा हूँ सवाल को लेकर। भाभी जी का पर्सनल इंटरेस्ट है कि चुनाव लड़ना ही है उनको, एकदम जिद विद वाली बात है क्या चारुलता जी का? देखिए, वो राकेश पांडे की पत्नी हैं, लेकिन वो चारुलता पांडे हैं और उनको अपना निर्णय करने का अधिकार है। किसी के अधिकारों पे अतिक्रमण देश के किसी भी पति को कभी नहीं करना चाहिए और यह उनका अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग वो बिल्कुल समझदार हैं, जैसा चाहे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते। बिल्कुल सही है आपका एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक आखिरी सवाल, प्रेम प्रकाश जी, विधायक विद्यारतन भसीन जी, विजय बघेल जी, आपसी संबंध कैसे आप लोग? कभी बर्थडे वर्डे विश करते हो, फ़ोन करे डायरेक्ट कि बॉस हैप्पी बर्थडे, आप फ़ोन करते हो या फिर आपको पास फ़ोन आता है उनका? हम लोग तो बहुत नज़दीक है। हमें आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने पार्टी के अंदर काम शुरू किया, माननीय प्रेम प्रकाश जी से उससे पहले से परिचित रहे और
उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। माननीय विजय बघेल जी जिस समय भिलाई 3 चरोदा पालिका के अध्यक्ष थे, उस समय से उनके से संबंध रहे। फिर वह हमारे दल में आए, उस समय वह इंडिपेंडेंट थे, फिर हमारी पार्टी में आए, पाटन से विधायक बने। लगातार उनसे संपर्क और बातचीत होती है। पिछले दिनों उनका आगमन भी हुआ था, भोजन पर वो पहुँचे भी थे, दिल्ली सारे लोग इकट्ठे हुए थे। और माननीय विद्यारतन जी के साथ में बहुत पुराने संबंध हैं, लगातार बातचीत होती है और हम सब एक दल के सदस्य हैं। कहीं किसी प्रकार की दूरियां नहीं हैं। अब ये तो देखिए राजनीति है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं और प्रतिद्वंदिता, ये दो ऐसे शब्द हैं जब कभी भी किसी के भी साथ में, जैसे आप ने अभी बहुत सी चुनाव को लेकर के बातें कहीं, तो इस प्रकार की चीज़ें तो महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंदिता के हिसाब से कभी भी किसी के साथ भी जोड़ी जाती है, घटनाक्रम से भी जुड़ जाता है। लेकिन हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संबंध इस जीवन में इसी तरीके से बने रहें ताकि कोई ग्लानि कभी ना हो कि किसी के साथ में। बिल्कुल जी। एक आखिरी सवाल, घर से जुड़ा सवाल है। राजनीति में बहन आ गई, भाई भी आ गया जी, क्या आने वाली पीढ़ी, बच्चे भी आएंगे आपके यहाँ? 3 बेटे हैं आपके, एक राजनीति में बहुत सक्रिय रहते हैं, मतलब लोग उनको कैप्टन बोलते हैं, और क्या उनको आना चाहिए आपके हिसाब से, और वो क्या आएंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उनको जागरूक रहना चाहिए क्षेत्र के प्रति, समाज के प्रति, और अपनी एक विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता को लेकर के, अखंडता को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के चलने वाली दल है। ज़रूर जुड़ना चाहिए और हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। जुड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है और भूमिका निभाने का तरीका भी अलग हो सकता है, ज़रूर जुड़ना चाहिए। ये मान लें कि 23 में विधानसभा रहोगे प्रत्याशी? एक आखिरी और आवेदन तो कर दोगे ना? एक बात मैं और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। आपने जब पूछ लिया 2023 की बात, तो इसके पीछे की बात भी कर लेते हैं। जी। मैंने आज तक के पार्टी के अंदर कभी भी कोई दावेदारी नहीं की, मैंने कभी नहीं किया आज तक के। और ये भी आज मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं कभी भी दल के अंदर कोई दावेदारी करने का सवाल ही नहीं उठता, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। पिछली बार वैशाली नगर विधानसभा से हमारी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की राय के अलावा बहुत से बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा करी थी और मुझे भी उस समय ये बात दूरदर्शन के माध्यम से ही, टीवी के माध्यम से ही मुझे पता लगा था कि मेरा नाम वहाँ पे दल के प्रत्याशी के रूप में तय किया गया था। लेकिन मैंने उस समय भी ये स्पष्ट किया कि मैंने कभी दल की टिकट मांगी नहीं थी। नाम जरूर अनाउंस हुआ था और उसके बाद में उस नाम की जगह पर फिर हमारे पूर्व विधायक माननीय भसीन जी ने चुनाव लड़ा। चूँकि मैंने न कभी दल में दावा किया, न मैं आगे कभी दावा करूँगा, लेकिन दल का काम मैं मजबूती से करूँगा। दल को आगे बढ़ाने का काम मैं पहले भी करता था, पूरा जीवन बीत गया। 30-32 साल हमने 99 से काम शुरू किया था। आज 2022 से 2023 में जब चुनाव होंगे तो पार्टी में काम करते हुए 35 साल हो जाएंगे। लेकिन जो सोच करके दल में काम शुरू किया था, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये दिल को सुकून देता है, इसके आगे और कहीं कोई इच्छा की बात नहीं। आप जब टिकट कट गई थी 18 में आपका, तो आप इमोशनल हो गए थे और मैं आपके घर में था, सारे मीडिया वाले थे, आप बाहर आए थे दरवाज़ा खोल के, बहुत रोए थे बाहर आकर। फ़ोटो भी छपी थी अखबारों में, मैं उसमें भास्कर में था जी। तो फ़ोटो हमने क्लिक की थी। उसके बाद 1 नवंबर 2018 को आप और सरोज जी रायपुर भी गए थे जी। क्या बातें हुई थी और आप रो क्यों रहे थे उस दिन? देखिए, मेरा ये कहना था कि हम लोग जब ये कहते हैं कि भाई बंद मुट्ठी जो होती है वो लाख की होती है और जब खुल जाती है तो खाक। मेरा ये कहना था कि जब मैंने दल का टिकट नहीं मांगा था, मैंने प्रदेश के नेताओं को यही कहा कि मैंने पार्टी की टिकट नहीं मांगी। कोई भी नेता नहीं कह सकता कि राकेश पांडे अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए मेरे पास में आए थे। तो जब मैंने टिकट मांगी नहीं थी और मेरा नाम जब
दूरदर्शन पे प्रसारित किया गया और उसके बाद में ये बात लाई गई कि किसी परिवार का सदस्य होने के नाते टिकट नहीं, ये जो चीज़ें थी ये पीड़ादायक थी, क्योंकि मैंने तो टिकट मांगी ही नहीं थी, पर दल ने तय किया था और दल ने तय करने के बाद में टीवी पर यह बातें आई थी। तो मेरा ये कहना था कि भाई मैं कहीं, मेरे मन में कोई इस प्रकार की पीड़ा नहीं है, लेकिन जब मैंने जो चीज़ मांगी नहीं, मैंने मांगी नहीं और मुझे डिस्क्वालीफाई करनी, इस प्रकार की बातें, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पीड़ादायक थी और इसी पीड़ा को व्यक्त किया था हमने। और आज भी मैं इस बात को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन दिया है और आगे भी मजबूती से दल को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो सभी से आह्वान करता हूँ कि इस दल के साथ में जुड़िए और देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है, एक सवाल और रह जाता है, एक सवाल आखिरी। दुर्ग शहर का जिस दिन धरना प्रदर्शन था, आंदोलन था, हल्ला बोल था, उस दिन सरोज जी ने एक बात कही कि मैं 1 सीट नहीं 90 सीट से चुनाव लड़ूंगी। जी, उसके कई लोगों ने मायने निकाले कि सीएम फेस होंगे क्या, सीएम फेस हो सकती है क्या, तो आपको लगता है कि सीएम फेस होना चाहिए दीदी को? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन सरोज जी ने भिलाई से काम शुरू किया और प्रदेश के संगठन में उन्होंने विभिन्न जगहों पे काम किया, देश के संगठन में उन्होंने काम किया, लगातार काम किया। तो यदि आज ये बात होती है कि मैं 90 सीटों पे चुनाव लड़ूंगी, तो यह तो उनका दायित्व है। भारतीय जनता एक सीट को जिताना नहीं, 90 सीटों को जिताना उनका दायित्व है, हम सभी का दायित्व है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। छत्तीसगढ़ हमारी पहचान है और इस पहचान के साथ में न्याय हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यह हम सबका प्रयास है और उसमें सरोज जी उस प्रयास से बाहर नहीं है, इसलिए उन्होंने 90 सीटों की बात कही। जी ठीक है, तो ये थे राकेश पांडे जी, जो खुलकर बेबाकी से हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे ढंग से, शायद मुझे नहीं मालूम कि अब तक इससे पहले के जो नेता थे वो इतने खुलकर बोलते रहे होंगे। आज उन्होंने पहला इंटरव्यू भिलाई टाइम्स को दिया और भिलाई टाइम्स से खुलकर बातें कही। बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है, जो बातें अफवाह होती है, जो बातें चर्चा में होती है, वो बातें क्लियर भी हो गई हैं। घर को लेकर बात की, राजनीति को लेकर बात की और आने वाले समय में संगठन को लेकर भी बातें की। तो उनकी बातें कौन सी आपको अच्छी लगी और कुछ सजेशन होने चाहिए कि वाकई में आने वाले समय में 2023 में क्या कुछ होने चाहिए, ये सजेशन आप हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। इंटरव्यू कैसा लगा ये भी बताइएगा, अगला इंटरव्यू किस नेता का ले ये भी हमें सजेस्ट करिएगा। धन्यवाद। मतलब ये मुझे नहीं मालूम तो इतने अच्छे अच्छे सवाल हो जाएंगे और बढ़िया जवाब भी बहुत अच्छे आया। सब पूछ डाला। ठीक है ना, अगले के लिए और कुछ कुछ आ जाएंगे। आज ही के एक ही दिन की बात थोड़ी ना, 23 तक है, अभी तो बहुत बैठेंगे। कुछ चीज़ें देखिए, मसाला आप डालोगे नहीं तो कोई देखेगा। हाँ। 2-4 लाइन गुनगुनाना, कहीं कुछ कहीं नहीं, जवाब भी अच्छे से दिया आपने, मतलब एकदम वो ऐसा ही नहीं कि एकदम गोल गोल टाइप का, क्लियर था। हाँ, वो एकदम राकेश पांडे जी का लक्ष्य कैसा है, क्या तैयारी है, वो तो मजा नहीं। जो चर्चा में है बातें वही बातें की, अपने कोई एक्स्ट्रा अपने अलग से लेके नहीं आए। चलो बढ़िया भाई, पानी पिला दो।